इस शानदार आयोजन के लिए मैं अपने ससुर जी का धन्यवाद करती हूँ। ये शब्द थे मेरी बेटी आशा के, जो हाथ में माइक पकड़े सभी मेहमानों के सामने खड़ी होकर बोल रही थी। और मैं वहीं अपनी जगह पर जम गया। मेरा नाम हरीश है। मैं 67 साल का हूँ और इंदौर के बाजार में एक छोटा व्यापारी हूँ। मैंने जिंदगी भर सूरज निकलने से पहले से सूरज डूबने तक बाजार में अपनी दुकान पर काम किया है। और वो रात जो मेरी जिंदगी की सबसे खुशी वाली रात होनी चाहिए थी, वो सबसे कड़वी बन गई। पर आपको ये सब समझाने के लिए मुझे पहले आपको बताना होगा कि मैं कौन हूँ और सबसे ज़रूरी मेरी आशा मेरे लिए क्या थी। मैं 15 साल पहले विधवा हो गया था। मेरी पत्नी, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, तब गुजर गईं जब आशा सिर्फ 17 साल की थी। उस दिन से वो मेरी बच्ची इस दुनिया में मेरा सब कुछ बन गई थी। वो सिर्फ मेरी बेटी नहीं थी, वो मेरी साथी थी। हर सुबह उठने का मेरा कारण थी, काम करते रहने की मेरी वजह थी। आशा एक होशियार, सुंदर और पढ़ने वाली लड़की थी। उसने अच्छे अंकों से कॉलेज पास किया और फिर प्रबंधन की पढ़ाई की। मैं उस पर इतना गर्व महसूस करता था। बाजार में सभी व्यापारी मुझे कॉलेज वाली आशा के बाबूजी के नाम से जानते थे। इन सभी सालों में उसने कभी मेरा अनादर नहीं किया। वो हमेशा मुझसे प्यार करती थी और जो भी मदद कर सकती थी करती थी। रविवार को हम साथ में घर का खाना बनाते थे, फिल्में देखते थे, हर बात पर चर्चा करते थे। मुझे लगता था कि हमारा रिश्ता बहुत खूबसूरत है। ऐसा सौभाग्य हर पिता को अपनी संतान से नहीं मिलता। इसलिए जब 2 साल पहले उसने मुझे बताया कि उसे आदित्य नाम का एक लड़का मिला है, तो मैं बहुत खुश हुआ। हाँ, थोड़ा उदास भी हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि एक दिन मेरी बिटिया अपना खुद का परिवार बसाएगी। पर उसे प्यार में खुश देखकर मुझे अच्छा लगा। आदित्य मुंबई से था, एक इंजीनियर था, अपने पिता की कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। एक पढ़ा लिखा, संस्कारी और अच्छे व्यवहार वाला लड़का। पहली बार जब वह हमारे घर खाने पर आया तो मुझे वह पसंद आया। उसने आदर से बात की, आशा से अच्छे से पेश आया और उसने तो बर्तन धोने में भी मेरी मदद की। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हरीश जी, उसने उस रात मुझसे कहा। आशा हमेशा आपकी बहुत तारीफ करती है। और मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा था। मैंने सोचा, ये लड़का मेरी बच्ची का अच्छी तरह से ख्याल रखेगा। महीने बीतते गए और उनका रिश्ता और गहरा होता गया। आदित्य अक्सर उससे मिलने आता था और मैं अब उसे परिवार का ही हिस्सा समझने लगा था। आशा चमक रही थी, पहले से ज्यादा खुश थी और मेरे लिए यही सबसे जरूरी था। फिर एक दिन 8 महीने पहले वह पूरे चेहरे पर मुस्कान लिए घर आई। पिताजी, उसने कहा, मुझे आपको कुछ बताना है। मैं बाजार में एक लंबे दिन के बाद अपनी कुर्सी पर बैठकर खबरें देख रहा था। वह मेरे पास आकर बैठ गई, अपने मुलायम हाथों में मेरे कठोर हाथ थामे और बोली, आदित्य ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। उस पल मुझे कई तरह की भावनाएं महसूस हुईं, जिन्हें मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। खुशी कि मेरी बच्ची को उसका जीवन साथी मिल गया था। उदासी क्योंकि अब वो सिर्फ मेरी नहीं रहेगी। और साथ ही एक चिंता भी महसूस हुई, जो मुझे नहीं पता था कहां से आ रही थी। और तुमने उसे क्या जवाब दिया? मैंने पूछा। मैंने हाँ कह दिया पिताजी, पर मैंने कहा कि पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूं। उस रात हमने देर रात तक बात की। उसने मुझे अपनी योजनाएं, अपने सपने, आदित्य से उसका प्यार सब बताया और मैंने उसे आशीर्वाद दिया, क्योंकि मैं और क्या कर सकता था। उसकी खुशी ही तो सबसे ऊपर थी। पर उस रात मुझे ये नहीं पता था, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आगे क्या क्या होने वाला था। उस शादी की मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। और मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ ऐसी चीज की बात कर रहा हूं जो पैसे से ज्यादा कीमती थी और जो उस रात विवाह स्थल पर टूट गई, 200 लोगों के सामने, जिन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं अदृश्य था। जिस दिन आशा ने मुझे अपनी सगाई के बारे में बताया, उसके बाद के दिन कुछ अलग थे। घर के माहौल में कुछ बदल गया था, हालांकि मुझे ठीक से पता नहीं था कि क्या। मेरी बच्ची अभी भी मुझसे प्यार करती थी, लेकिन अब वह घंटों आदित्य से फोन पर बात करती, योजनाएं बनाती, उन बातों पर हंसती जो मैं नहीं समझ पाता था। और यह ठीक था, यह सामान्य था। वह अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए उत्साहित थी। सगाई के एक हफ्ते बाद एक शनिवार दोपहर को आशा एक मोटी शादी पत्रिका लेकर घर आई। उन पत्रिकाओं में से एक जिनकी कीमत 800-200 होती है और जो सफेद पोशाकों और शानदार सजावट की तस्वीरों से भरी होती है। देखो पिताजी, उसने मुझसे कहा, रसोई की मेज पर मेरे बगल में बैठते हुए, मैं चाहती हूं कि आप शादी के लिए कुछ विचार देखें। और वहीं से सब शुरू हुआ। उसने पत्रिका खोली और मुझे क्रिस्टल झाड़ फानूस वाले बड़े विवाह स्थलों, कलाकृतियों जैसी सजी मेजों पर लगे फूलों और 3 मंजिला केक की तस्वीरें दिखाने लगी, जो मेरी बाजार की दुकान से भी ज्यादा महंगे लगते थे।
आपको ये खूबसूरत नहीं लगता पिताजी? उसने मुझे एक चर्च की तस्वीर दिखाते हुए पूछा जो फर्श से छत तक सफ़ेद गुलाबों से सजा था। मैं उसे देखता और सिर हिलाता, क्योंकि मैं उससे क्या कहता कि यह सुंदर तो दिख रहा है, हाँ, पर बहुत महंगा भी दिख रहा था। कि ऐसी शादियां सिर्फ अमीरों के लिए होती हैं, जिनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, मेरे जैसे आम दुकानदार के लिए नहीं, जो पाई पाई जोड़कर बिस्तर के नीचे रखता था। हाँ मेरी बिटिया, मैं उसे जवाब देता था। वह बहुत ही आकर्षक लग रही थी, पर अंदर से मुझे छाती में एक अजीब सा दबाव महसूस होने लगा था। ठीक वैसा जैसे डॉक्टर आपको बताता है कि आपका रक्तचाप बढ़ गया है। मुझे बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। आदित्य और मैं बात कर रहे थे। उसने पत्रिका बंद करते हुए मेरे हाथ पकड़े। हम एक भव्य शादी चाहते हैं पिताजी, एक ऐसी शादी जो खास हो, यादगार हो। मैंने हामी भर दी, क्योंकि जाहिर है मैं भी चाहता था कि उसकी शादी खास हो। वह मेरी इकलौती बेटी थी, मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण महिला। अगर वह एक भव्य शादी चाहती थी तो उसे भव्य शादी मिलेगी, और हमें पता है कि इसमें थोड़ा ज्यादा खर्च आएगा, उसने आगे कहा। लेकिन आदित्य और मैंने सारे हिसाब देख लिए हैं और हमें लगता है कि लगभग RS 15 लाख में हम कुछ वाकई सुंदर कर सकते हैं। RS 15 लाख, ये आंकड़ा हवा में सिगरेट के धुएं की तरह तैरता रहा। मैंने कोई अजीब भाव नहीं दिखाया, लेकिन अंदर से मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझ पर ठंडा पानी डाल दिया हो। RS 15 लाख तो मेरे 1 साल की कमाई से भी ज्यादा थे, बाजार में सामान बेचकर। यह मेरी सारी बचत थी जो मैंने आपात स्थिति के लिए, बीमारी के लिए, या जब मैं काम नहीं कर पाऊंगा उसके लिए रखी थी। लेकिन वह मेरी बेटी थी। यह उसका खास दिन था। जीवन में एक ही बार होता है, जैसा कि वह बाद में मुझे कई बार बताएगी। ठीक है मेरी बच्ची, मैंने कहा, देखते हैं क्या हो सकता है। उस रात आशा के सो जाने के बाद मैं रसोई में बैठा हिसाब लगाता रहा। मेरे पास लगभग RS 5 लाख की बचत थी। यह काफी नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं और ज्यादा घंटे काम कर सकता हूं, ज्यादा सामान बेच सकता हूं, अगर जरूरत पड़ी तो उधार ले सकता हूं। यह मेरी बच्ची के लिए था। मेरे पास जो कुछ भी था वह उसी के लिए था। अगले कुछ दिनों में आशा ने पंडित जी से विवाह स्थल तय करने के लिए मिलना शुरू किया, शादी के हॉल देखने के लिए जिनसे हमें सबसे ज्यादा पसंद आता, और फोटोग्राफरों से भी, ताकि वे उसके खास दिन की तस्वीरें ले सकें। मैं उन सभी मुलाकातों में उसके साथ गया और हर जगह पर RS 15 लाख की राशि कुछ और बड़ी होती गई। हॉल का किराया RS 8 लाख है। आशा ने मुझे शहर के एक शानदार जगह का दौरा करने के बाद समझाया, लेकिन यह सिर्फ बुनियादी हॉल है। अगर मुझे अपनी पसंद के फूल चाहिए तो RS 2 लाख और 150 लोगों के लिए खाना। हर दिन एक नया हिसाब था, हर दिन एक नई जरूरत थी जिसे पूरा करना था। शादी का जोड़ा RS 5 लाख। पिताजी, यह बिल्कुल सही जोड़ा है, वह अपनी चमकती आंखों से कहती थी, वैसी ही आंखें जो वह बचपन से तब बनाती थीं जब उसे कुछ चाहिए होता था। मैं एक राजकुमारी जैसी दिखती हूं, और बुटीक वाली मैडम कहती हैं कि वे मुझे एक खास छूट देंगी। संगीत RS 3 लाख। ये वही बैंड है जो सभी शानदार शादियों में बजता है पिताजी। आदित्य ने अपने चचेरे भाई की शादी में उन्हें सुना था और वह कहते हैं कि वे अद्भुत हैं। फूल RS 2 लाख और फोटोग्राफी RS 1 लाख ज्यादा। निमंत्रण पत्र RS 80,000। हर हफ्ते आशा घर आती थी एक नई चीजों की सूची के साथ जिसकी उसे जरूरत थी, और हर हफ्ते मैं देखता था कि मेरे जीवन भर की बचत रेगिस्तान में पानी की तरह कैसे गायब होती जा रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा दुख मुझे पैसे का नहीं था। सबसे ज्यादा दुख मुझे यह देखकर होता था कि मेरी बच्ची कैसे बदल रही थी। पहले जब हम शनिवार को साथ में बाजार जाते थे तो जीरो वह सभी दुकानदारों को नमस्कार करने के लिए रुकती थी। वह उन्हें उनके नामों से जानती थी, उनके परिवारों के बारे में पूछती थी, उनके चुटकुलों पर हंसती थी। अब जब वह वहां से गुजरती थी तो तेजी से चलती थी, जैसे उसे वहां देखे जाने में शर्म आती हो, जैसे बाजार जहां उसके पिताजी ने उसे सब कुछ देने के लिए जीवन भर कमर तोड़ी थी अब उसके लिए पर्याप्त अच्छा नहीं था। मैं शादी की तैयारियों में बहुत व्यस्त हूं पिताजी, वह मुझसे कहती थी जब मैं उससे कहता था कि वह अब सब्जी वाले कारमेन दीदी या जूते बेचने वाले मिगेल चाचा से बात नहीं करती। और मैं उसे समझता था, या कम से कम समझने की कोशिश करता था। एक दोपहर हम घर पर मेहमानों की सूची देख रहे थे जब उसने मुझसे कुछ ऐसा पूछा जिसने मेरे दिल को बिना बताए तोड़ दिया। पिताजी, क्या आपको लगता है कि बाजार वालों को बुलाना एक अच्छा विचार है? मैंने अपने हाथों में रखे कागजों से नजरें उठाईं। अच्छा विचार क्यों नहीं? दरअसल उसने बिना मेरी आंखों में देखे अपनी कलम से खेलते हुए कहा, दरअसल यह एक बहुत ही शानदार पार्टी होगी और मुझे नहीं पता कि वे सहज महसूस करेंगे या नहीं। उस रात मैं समझ गया कि मेरी बच्ची अब वैसी नहीं थी
कि उसकी परफेक्ट शादी की योजना बनाने के उन महीनों ने, विलासिता से भरी पत्रिकाएं देखने ने, एक दिन के लिए राजकुमारी बनने के सपने देखने ने उसे बदल दिया था। लेकिन मैं वही पिता था जिसने उसे 17 साल की उम्र से अकेले पाला था। वही आदमी जो सुबह 4 बजे बाजार जाने के लिए उठता था। वही जिसके हाथ कठोर थे और पीठ थकी हुई थी। और पहली बार अपने जीवन में मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि शायद अपनी ही बेटी के लिए अब मैं पर्याप्त नहीं था। शादी से 2 महीने पहले चीज़ें और मुश्किल हो गईं। मैंने अपनी सारी RS 5 लाख की बचत पहले ही खर्च कर दी थी और खर्चों की सूची बढ़ती ही जा रही थी। हर नए दिन आशा एक नई ज़रूरत के साथ हाजिर होती ताकि उसकी शादी सचमुच परिपूर्ण हो सके। बाबूजी, एक सुबह उसने कहा जब मैं बाजार जाने की तैयारी कर रहा था, मैंने फूल वाले से बात की है और उसने कहा कि मुझे जो सफ़ेद गुलाब चाहिए वे मार्च में नहीं मिलेंगे, लेकिन वह इक्वाडोर से कुछ बहुत ही खूबसूरत आयातित गुलाब मंगवा सकता है। उन गुलाबों का क्या दाम है? मैंने पूछा, हालांकि मुझे पहले से ही पता था कि जवाब मुझे पसंद नहीं आएगा। हमने जितना अनुमान लगाया था उसे RS 50,000 ज़्यादा, उसने जवाब दिया, जैसे यह दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात हो। लेकिन बाबूजी, ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत गुलाब हैं। इनसे विवाह स्थल स्वर्ग के बगीचे जैसा लगेगा। RS 50,000 और हमेशा किसी न किसी चीज़ के लिए RS 50,000 और। उस हफ्ते मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार पैसे उधार लेने पड़े। मैं अपने दोस्त जोगिंदर के पास गया, जिसकी बाजार के पास एक मिठाई की दुकान थी। जोगिंदर भाई, मैंने कहा, मुझे एक मदद चाहिए। जोगिंदर और मैं 20 सालों से एक दूसरे को जानते थे। हमने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था। हमने सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया था। वह एक अच्छे इंसानों में से था, जैसे आजकल कम ही मिलते हैं। कहिए हरीश जी, आपको जो भी चाहिए। मुझे RS 50,000 उधार चाहिए। मैं आपको 6 महीने में ब्याज के साथ लौटा दूंगा। जोगिंदर ने मुझे चिंता भरी निगाहों से देखा। सब ठीक है, कोई तबीयत तो खराब नहीं हुई? नहीं नहीं, ये आशा की शादी के लिए है। वह एक पल के लिए चुप हो गया, फिर उसने आह भरी। हरीश जी, शादी के लिए RS 50,000, आपको नहीं लगता कि यह बहुत ज्यादा है? मैं जानता था कि वह सही कह रहा था। RS 50,000 हम जैसे लोगों के लिए एक बड़ी रकम थी, लेकिन मैं उसे क्या बताता कि मेरी बेटी ने एक राजकुमारी जैसी शादी की मांग की थी और मैं उसे मना नहीं कर सका। मेरी इकलौती बेटी है जोगिंदर भाई, यह जिंदगी में एक ही बार होता है। जोगिंदर ने सिर हिलाया और मुझे पैसे दे दिए, लेकिन मैंने उसकी आंखों में वही देखा जो मेरे दिल में भी उठने लगा था कि इस सब में कुछ तो गड़बड़ थी। उसी हफ्ते मैं आदित्य के परिवार से मिला। एक शुक्रवार की रात वे मुंबई से 2 नई गाड़ियों में आए। संजय मेहता, आदित्य के पिता, एक लंबे अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए व्यक्ति थे जो उस आत्मविश्वास से बात करते थे जो केवल उन लोगों में होता है जिन्हें कभी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ी। उनकी पत्नी श्रीमती अंजना एक सुंदर महिला थीं जिनके गहने हर बार हाथ हिलने पर चमकते थे। और वे अपने छोटे बेटे आरव को भी लाए थे, एक 25 साल का लड़का जो उनके पारिवारिक व्यवसाय में काम करता था। मैंने उन्हें अपने घर पर बुलाया। मैंने सुबह से ही सब कुछ साफ कर दिया था। मैंने सबसे महंगा मांस खरीदा था जो मुझे मिला। मैंने अपनी पड़ोसी से कुछ अच्छी प्लेटें उधार ली थीं ताकि मेज सजी हुई लगे। हरीश जी, संजय मेहता ने मेरा हाथ कसकर मिलाते हुए कहा, आपसे मिलकर आखिरकार बहुत खुशी हुई। आदित्य ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। हमने रात का खाना खाया और बातें की। उन्होंने मुझे अपनी कंपनी, अपनी संपत्ति, उन जगहों के बारे में बताया जहां वे यात्रा कर चुके थे। मैंने उन्हें बाजार, अपने काम और कैसे मैंने अपनी पत्नी के निधन के बाद आशा को पाला, इसके बारे में बताया। यह बहुत मुश्किल रहा होगा, श्रीमती अंजना ने कहा, अकेले एक बेटी को पालना बिना पैसे के। जिस तरह से उसने बिना पैसे के कहा, मुझे दुख हुआ। उसने दुर्भावना से नहीं कहा था, लेकिन यह स्पष्ट था कि उसके लिए गरीब होना दया का पात्र था। रात के खाने के बाद जब हम कॉफी पी रहे थे, संजय मेहता ने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। हरीश जी, आदित्य ने हमें बताया कि आप शादी के सभी खर्चों का जिम्मा उठा रहे हैं। ऐसा ही है, मैंने जवाब दिया। एक पिता के रूप में यह मेरा कर्तव्य है। बेशक बेशक, लेकिन देखिए, हम भी कुछ योगदान करना चाहते हैं। आपको कैसा लगेगा अगर हम हनीमून का खर्च उठाए? बच्चे यूरोप जाना चाहते हैं और हमें पता है कि वह महंगा हो सकता है। यूरोप? मेरी बच्ची यूरोप जाने वाली थी। मैं आपका बहुत आभारी हूं, मैंने कहा। यह बहुत बड़ी मदद होगी। यह कम से कम है जो हम कर सकते हैं, संजय मेहता ने जवाब दिया। आखिरकार आशा हमारी बहू बनने वाली है। हम चाहते हैं कि उसे सबसे अच्छा मिले। उस रात उनके जाने के बाद मैं जागता रहा और सोचता रहा।
एक तरफ मुझे खुशी थी कि आदित्य का परिवार इतना उदार था, दूसरी तरफ मुझे दुख था कि वे आसानी से यूरोप यात्रा का खर्च उठा सकते थे, जबकि मुझे विवाह स्थल के फूलों के लिए उधार लेना पड़ा था। लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा चिंतित किया वह कुछ और थी। यह आशा का पूरी रात का बर्ताव था। रात के खाने के दौरान मेरी बच्ची एक अलग ही इंसान थी। वह अलग तरह से बात कर रही थी, अलग तरह से व्यवहार कर रही थी। वह ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रही थी जो मैंने उसे कभी नहीं सुने थे। उन जगहों के बारे में कहानियां बता रही थी जहां हम कभी नहीं गए थे। और जब संजय मेहता ने यूरोप में हनीमून का जिक्र किया तो मैंने देखा कि उसकी आंखें इस तरह चमक उठीं जिसने मेरा दिल तोड़ दिया, जैसे उसके लिए दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण यही हो। धन्यवाद संजय जी, उसने कहा था। मैंने हमेशा पेरिस देखने का सपना देखा था। पेरिस। मेरी बच्ची जो 2 कमरों के घर में पैदा हुई थी, जिसने दाल रोटी खाते हुए बड़ी हुई थी, जिसने मोहल्ले के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की थी, अब पेरिस का सपना देख रही थी। यह गलत नहीं था, बिल्कुल नहीं। मैं चाहता था कि मेरी बेटी को जिंदगी की हर अच्छी चीज मिले, लेकिन उस रात मैं समझ गया कि जो मैं दे सकता था और जो वह चाहती थी उसके बीच एक बहुत बड़ा अंतर था। देना चाहता था और आदित्य के परिवार के लिए जो सामान्य बात थी। 3 हफ्ते बाद आशा घर आई, बहुत उत्साहित थी। बाबूजी, मेरे पास एक अद्भुत खबर है। क्या हुआ मेरी बिटिया? संजय अंकल की पत्नी मुझे मेरी सहेलियों के लिए दुल्हन की सहेली के कपड़े दिखाने ले गईं और हमें शहर के एक बुटीक में कुछ बहुत खूबसूरत मिले। बहुत बढ़िया मेरी बच्ची। हाँ, पर एक छोटी सी दिक्कत है। उनकी कीमत हमारे अनुमान से थोड़ी ज्यादा है। यह फिर से वही बात थी। हमारे अनुमान से थोड़ी ज्यादा? कितनी ज्यादा? RS 2 लाख। पर बाबूजी, वे बहुत सुंदर हैं और संजय अंकल की पत्नी कहती हैं कि उन्हें वे एकदम सही लगते हैं। वे शादी की शैली के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। RS 2 लाख ज्यादा। इसका मतलब था कि मुझे फिर से उधार लेना पड़ेगा। उस रात रसोई की मेज पर हिसाब करते हुए मुझे एक बात का एहसास हुआ जिसने मुझे डरा दिया। मैं पहले ही उस शादी पर RS 25 लाख से ज्यादा खर्च कर चुका था। RS 25 लाख जो मेरे पास नहीं थे, जो मुझे उधार लेने पड़े थे और जिन्हें चुकाने में मुझे कई साल लग जाते। और अभी भी बड़े दिन के लिए 3 हफ्ते बाकी थे। पहली बार जब से आशा ने अपनी सगाई की घोषणा की थी, मैंने खुद से पूछा कि क्या यह सब इसके लायक था? क्या एक दिन की शादी इतने सालों के कर्ज को सही ठहराती थी? पर फिर मैं अपनी बिटिया को देखता, उसे इतना खुश, इतना उत्साहित देखता और सोचता, यह उसका खास दिन है हरीश। यह तुम्हारी इकलौती बेटी है। यह त्याग करो। जो मुझे नहीं पता था वह यह था कि सबसे बड़ा त्याग अभी बाकी था। शादी से 1 हफ्ता पहले मेरे जीवन का सबसे कठिन समय था। आशा व्यावहारिक रूप से घर पर नहीं रहती थी। वह जल्दी उठकर अपनी सौंदर्य नियुक्तियों, संगीत समूह के साथ पूर्वाभ्यास और पोशाक के अंतिम परीक्षण के लिए जाती थी। वह शाम को थकी हुई लौटती थी, पर उसी मुस्कान के साथ जो उसके सगाई होने के बाद से थी। मैं अपनी ओर से अभी भी बाकी पैसे जुटाने की हताश कोशिश कर रहा था, क्योंकि हाँ, बिल बढ़ता चला गया था। RS 25 लाख RS 35 लाख में बदल गए थे, फिर RS 40 लाख में और अंत में RS 55 लाख में, RS 50 लाख। एक ऐसी दौलत जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने पूरे जीवन में एक साथ देख पाऊंगा। आखिरी खर्च आदित्य ने आशा को एक सरप्राइज देने के लिए किया था। शादी स्थल के दरवाजे पर उसका स्वागत करने के लिए एक बैंड। कोई साधारण बैंड नहीं, बल्कि उन प्रसिद्ध लोगों में से एक जो शानदार होटलों में बजते हैं। बाबूजी, आशा ने शादी से 2 दिन पहले मुझे बताया था। आदित्य खुद उन्हें भुगतान करना चाहता है, लेकिन उसके पिताजी ने कहा कि समारोह के सभी खर्च दुल्हन के पिता को उठाने चाहिए। यह परंपरा है। परंपरा, वह शब्द जो मेरा दुश्मन बन गया था। बैंड के लिए RS 5 लाख और, क्योंकि परंपरा कहती थी। उस सुबह मुझे एक और साहूकार के पास जाना पड़ा। अब वह मेरा दोस्त विनोद नहीं था, क्योंकि मैं पहले ही उसे बहुत पैसा दे चुका था। इस बार मैं बाजार से एक सज्जन के पास गया, कोई ऐसा जो ज्यादा ब्याज पर पैसा देता था लेकिन ज्यादा सवाल नहीं पूछता था। RS 5 लाख हैं, उसने कहा। ब्याज 20% मासिक है। 20% मासिक। यह तो लूट था, लेकिन मैं और क्या कर सकता था। शादी को 2 दिन बाकी थे। मैंने कागजात पर दस्तखत की और पैसे लेकर वहां से निकला। खुद को एक अपराधी जैसा महसूस कर रहा था। उस शाम जब मैं बाजार में अपनी दुकान पर बेच रहा था, मेरा दोस्त विनोद मुझसे मिलने आया। विनोद भैया, उसने चिंता के साथ कहा, मुझे आपसे बात करनी है। हम पास की एक चाय की दुकान पर गए, 2 चाय मंगवाई और एक अलग मेज पर बैठ गए। विनोद, लोग बातें कर रहे हैं। किस बारे में बातें कर रहे हैं? आशा की शादी के बारे में। वह सारे पैसे जो आप खर्च कर रहे हैं। मैं अपनी चाय पीते हुए चुप रहा।
उसके जारी रखने का इंतजार कर रहा था। वे कहते हैं कि आप पहले ही 30 लाख से ज्यादा के कर्जदार हैं। वे कहते हैं कि आप खतरनाक लोगों से पैसे उधार ले रहे हैं। और आपको क्या फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं? मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि आप मेरे मित्र हैं और मैं आपके लिए चिंतित हूं। विनोद मेज के करीब आया और अपनी आवाज धीमी कर ली। विनोद भैया, क्या आपको नहीं लगता कि यह अब बहुत ज्यादा हो गया है? ये एक शादी है, कोई राज्याभिषेक नहीं। एक पल के लिए मुझे उसे सब कुछ बताने का मन हुआ। यह बताने का कि मुझे नहीं पता कि मैं उन सभी कर्जों को कैसे चुकाऊंगा, कि मैं हर सुबह सीने में एक दर्द के साथ उठता था जो दूर नहीं होता था, कि कई रातें ऐसी होती थीं जब मैं उस सारे पैसे के बारे में सोचकर सो नहीं पाता था जो मुझे देना था। पर फिर मैंने आशा के बारे में सोचा। वह कितनी खुश थी कि उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन के लिए 2 दिन बाकी थे। वह मेरी बेटी है विनोद, और यह जीवन में एक ही बार होता है। विनोद ने आह भरी और सिर हिलाया, पर जाने से पहले उसने मुझसे कुछ ऐसा कहा जो मुझे याद रह गया। विनोद भैया, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम बच्चों के लिए सबसे अच्छा कर रहे हैं, पर असल में हम उन्हें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। उस रात मैं घर आया और आशा को अपने कमरे में अपनी एक सहेली से फोन पर बात करते हुए पाया। जब उसने मुझे देखा तो उसने जल्दी से फोन काट दिया। नमस्ते बाबूजी, बाजार में कैसा रहा? ठीक है मेरी बिटिया, सब ठीक है। मैं उसके बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। वह जूतों के डिब्बे, कपड़े, मेकअप, अपनी शादी के लिए खरीदी गई सभी चीजों से घिरी हुई थी। आशा, मैंने कहा, तुम खुश हो? वह हंसी। जरूर बाबूजी, मैं बहुत खुश हूं। आप यह क्यों पूछ रहे हैं? बस कभी कभी मुझे लगता है कि यह सब, इतना खर्चा, इतना दबाव। मेरी बच्ची ने मुस्कुराना बंद कर दिया था। वह मेरे करीब आई और उसने मेरे हाथ पकड़ दिए। पापा, मैं जानती हूं कि बहुत पैसा खर्च हुआ है और मैं कसम खाती हूं कि मैं आपको इन सब के लिए मुआवजा दूंगी। जब आदित्य और मैं शादी कर लेंगे तो उसे अपने पिताजी की कंपनी में एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। क्या हम आपकी मदद कर पाएंगे? पैसे की बात नहीं है मेरी बिटिया। बात यह है कि मैं बस यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि तुम यह सब अपनी मर्जी से कर रही हो, किसी दबाव में नहीं। किसका दबाव? मुझे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं। मैं उसे कैसे बताता कि मुझे लगता था कि आदित्य के परिवार ने उसे बदल दिया है, कि जब से वह उनसे मिली थी तब से वह पहले वाली सीधी सादी लड़की नहीं रही थी जिसे मैंने पाला था। किसी का नहीं, मेरी बेटी। भूल जाओ। आशा ने मुझे गले लगाया। पापा, यह शादी शानदार होगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप देखना। अगले दिन शुक्रवार, शादी से एक दिन पहले, आदित्य के और रिश्तेदार मुंबई से आए। चचेरे भाई, चाचा, परिवार के दोस्त, सब महंगी गाड़ियों में आए। वे शहर के सबसे शानदार होटल में ठहरे। वे ऐसे कपड़े पहने हुए थे जैसे किसी अरबपतियों की पार्टी में जा रहे हों, और उनके लिए शादी में RS4 करोड़ DH कोई असाधारण बात नहीं थी। यह सामान्य था। एक अच्छी शादी के लिए यह न्यूनतम अपेक्षा थी। उस शाम विवाह स्थल पर रिहर्सल हुई। मैं अपनी पुरानी गाड़ी में आदित्य के मेहमानों की नई SUV के बीच खद्दा था। मैं अपना सबसे अच्छा सूट पहनकर उतरा, जो मेरे पास इकलौता था और दूसरों के महंगे सूट के सामने घिसा हुआ दिख रहा था। रिहर्सल के दौरान श्रीमती मेहता मेरे पास आईं। हरीश जी, कितना रोमांचक है कि कल बड्ढा दिन है। हाँ श्रीमती, बहुत रोमांचक। आशा कितनी सुंदर लग रही है, आपको बहुत गर्व होगा। बहुत श्रीमती, और यह बहुत अच्छा है कि आप इतनी शानदार शादी का आयोजन कर पाए। यह दिखाता है कि आपने बहुत प्रयास किया है। जिस तरह से उन्होंने बहुत प्रयास कहा, मुझे बुरा लगा, जैसे यह कुछ ऐसा था जिसके लिए मुझे शाबाशी मिलनी चाहिए, जैसे कोई गरीब बच्चा अच्छी परीक्षा में अंक लाता है। मेरी बेटी के लिए कुछ भी, मैंने जवाब दिया। उस रात मैं सो नहीं पाया। मैं किचन में जागा रहा और हिसाब लगाता रहा। उन सभी कर्जों को जोड़ता रहा जो मैंने उन महीनों में लिए थे। RS4 करोड़ जिसे चुकाने में मुझे कई साल लग जाएंगे। कई साल तक दुगनी शिफ्ट में काम करना होगा। कई साल तक नए कपड़े नहीं खरीद पाऊंगा। कई साल तक हर महीने बढ़ते ब्याज की चिंता करनी होगी। लेकिन कल मेरी बच्ची का दिन था। कल मैं उसे विवाह स्थल में खुशी खुशी सौंपूंगा। उसकी परियों की कहानी साकार होती देखूंगा। जब मैं उसे खुश देखूंगा तो सब कुछ व्यर्थ होगा। ओह, मैं ऐसा ही सोच रहा था। शादी का दिन बिल्कुल सही था। आसमान नीला था, एक भी बादल नहीं था। सूरज की रोशनी धीमी थी, बहुत तेज नहीं थी। यह उन दिनों में से एक था जो किसी महत्वपूर्ण उत्सव के लिए विशेष रूप से बनाए गए लगते थे। मैं सुबह 5 बजे उठ गया, हमेशा की तरह, लेकिन इस बार बाजार जाने के लिए नहीं। इस बार इसलिए क्योंकि मैं अब सो नहीं पा रहा था। घबराहट, उत्साह, चिंता, सब कुछ मेरे सीने में घुमद्दा रहा था। आशा पहले से ही जाग चुकी थी।
मैंने उसे अपने कमरे में अपनी सहेलियों से फ़ोन पर बात करते हुए सुना, हंसते हुए, आखिरी तैयारियां करते हुए। हमने आखिरी बार घर पर नाश्ता साथ किया। उसने कॉफ़ी और एक टोस्ट लिया क्योंकि वह कहती थी कि उसका पेट घबराया हुआ था। मैंने अपनी हमेशा वाली घर की बनी कॉफ़ी पी, लेकिन उसे पीने का मन नहीं कर रहा था। पापा, क्या आप घबराए हुए हैं? उसने मुझसे पूछा। थोड़ा सा, मैंने जवाब दिया। और तुम? बहुत ज़्यादा, लेकिन यह एक खूबसूरत घबराहट है, जैसे उत्साह। मैंने उसे वहीं मेज़ पर बैठे देखा जहां हमने इतने सालों तक साथ नाश्ता किया था, और एक पल के लिए मेरा गला रुंध गया। मेरी बच्ची अब मेरे साथ नहीं रहेगी। ये आखिरी सुबह थी जो हम ऐसे बिताने वाले थे, बस हम दोनों। आशा, मैंने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मुझे हमेशा तुम पर गर्व रहा है। उसकी आंखों में आंसू भर आए। ओह पापा, मुझे मत रुलाइए, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। हम दोनों हंसे, और एक पल के लिए सब कुछ पहले जैसा लगा, जैसे जब वह छोटी बच्ची थी और हम उसी मेज पर साथ हंसते थे। 10 बजे हेयर स्टाइलिस्ट घर आ गए। 3 सुरुचिपूर्ण महिलाएं जो मेकअप, कंघी, बालों के उत्पादों से भरे सूटकेस लाई थीं। उन्होंने आशा के कमरे को ब्यूटी सैलून में बदल दिया। मैं हॉल में खबरें देखता रहा, खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार मुझे कमरे से हंसी की आवाज़ें सुनाई देती थीं और इससे मुझे खुशी होती थी। 12 बजे फोटोग्राफर आया, एक युवा लड़का जो पूरे दिन की तस्वीरें लेने के लिए ₹800 लेता था। उसने हर चीज़ की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। आशा के जूतों की, अलमारी में लटके हुए लहंगे की, मखमली डिब्बे में रखी हुई अंगूठियों की। हरीश जी, उसने मुझसे कहा, क्या हम आपकी तैयारी करते हुए कुछ तस्वीरें ले सकते हैं? मुझे तस्वीरों के लिए पोज देते हुए अजीब लगा। मैं कभी बहुत फोटोजेनिक नहीं था, लेकिन लड़का जोर दे रहा था। स्वाभाविक रहें हरीश जी, कल्पना करें कि आप अपनी बेटी के बारे में सोच रहे हैं। वह तो आसान था, मुझे कुछ भी कल्पना करने की जरूरत नहीं थी। दोपहर 2 बजे आशा की 5 सहेलियां सब 8-2000 के उन लहंगों में तैयार होकर आईं जिन्हें चुकाने में मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी थी। वे सब खूबसूरत, सुरुचिपूर्ण राजकुमारियों जैसी लग रही थीं। लेकिन जब मैंने उन्हें देखा, जब मैंने उन्हें एक साथ अपने कामों, अपने मंगेतरों और यात्रा के सपनों के बारे में बातें करते देखा, तो मुझे कुछ समझ आया। आशा अब वह लड़की नहीं थी जिसे मैंने पाला था। वह उनकी तरह बोलती थी, उनकी तरह व्यवहार करती थी। वह उच्च वर्ग की उन लड़कियों के समूह में से एक लगती थी। पिताजी, उसने अपने कमरे से लगभग तैयार होकर निकलते हुए कहा, लड़कियां आपसे मिलना चाहती हैं। उसने मुझे हर एक से मिलवाया। फर्नांडा, जो एक विज्ञापन कंपनी में काम करती थी। मोनिका, जो विदेश में मास्टर्स कर रही थी। कार्मेन, एक डॉक्टर की बेटी। एंड्रिया, जिसने अभी अभी अपनी बुटीक खोली थी। पालोमा, जो एक बैंक में काम करती थी। सभी बहुत सभ्य, मेरे प्रति बहुत अच्छी थीं, लेकिन यह साफ था कि वे मुझे अपनी अमीर दोस्त के विनम्र पिता के रूप में देखती थीं, क्योंकि उनके लिए आशा अमीर थी। आखिर वह RS 4 करोड़ की शादी कर रही थी उनके संसार में। इसका मतलब था कि उसके पास पैसा था। उन्हें नहीं पता था कि उस शादी का एक एक रुपया मेरे कठोर हाथों के पसीने से आया था। 3 बजे दुल्हन को तैयार करने का समय आ गया। स्टाइलिस्ट, दुल्हन की सहेलियां सभी आशा के कमरे में चली गईं ताकि वे उसे कपड़े पहनने में मदद कर सकें। मैं बाहर इंतजार कर रहा था, इतना घबराया हुआ था जैसे स्कूल का मेरा पहला दिन हो। आधे घंटे बाद उन्होंने मुझे बुलाया। हरीश जी, आइए अपनी बेटी को देखिए। मैं कमरे में दाखिल हुआ और हे भगवान, आशा आईने के सामने खड़ी थी, सिर से पैर तक सफेद लिबास में, घूंघट डाले हुए, हाथों में सफेद गुलाब का गुलदस्ता लिए हुए। वह एक रानी की तरह, एक परी कथा की राजकुमारी की तरह दिख रही थी। मैं कैसी दिख रही हूं पिताजी? मैं बोल नहीं पाया। मेरे गले में इतना बड़ा गांठ बन गया कि शब्द बाहर नहीं निकल रहे थे। तुम दिखती हो, मैंने कहने की कोशिश की। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला दिखती हो। वह मेरे पास आई और उसने मुझे गले लगा लिया। कोशिश कर रही थी कि उसका लहंगा खराब ना हो। धन्यवाद पिताजी, सब कुछ के लिए, इस शादी के लिए, इस लहंगे के लिए, मेरे सपनों को साकार करने के लिए। उस पल में मेरी बेटी मेरे बाहों में एक राजकुमारी की तरह सजी हुई। मुझे लगा कि सब कुछ लायक था। सभी रातें जागना, सभी कर्ज, सभी बलिदान। मेरी बच्ची खुश थी, बस यही मायने रखता था। 4 बजे हम घर से निकले। आशा एक सफ़ेद लिमोसिन में थी जिसे मैंने इस अवसर के लिए किराए पर लिया था। RS 50,000 और जो मुझे आखिरी समय में जुटाने पड़े थे। मैं अपनी पुरानी कार में लिमोसिन के पीछे विवाह स्थल की ओर जा रहा था। रास्ते में मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मेरे दोस्त जोशी जी का फ़ोन था। मित्र, सब कैसा चल रहा है? बढ़िया मित्र, हम विवाह स्थल की ओर जा रहे हैं। क्या आप घबराए हुए हैं? बहुत।
तो भगवान आपका भला करे मित्र, और सब कुछ ठीक हो। उनकी आवाज़ के लहजे में कुछ ऐसा था जिसने मुझे चिंतित कर दिया, जैसे उन्हें कुछ पता था जो मुझे नहीं पता था। हम 4:30 बजे विवाह स्थल पर पहुंचे। बाहर पहले से ही लोग इंतजार कर रहे थे। ढोल वाले, जिन पर बहुत खर्च हुआ था, अपने वाद्य यंत्रों के साथ तैयार थे। RS2 लाख में आए फूलों से पूरा प्रवेश द्वार सजा हुआ था। यह शानदार दिख रहा था, जैसे उन शादी पत्रिकाओं में दिखने वाली शादियां। आशा लिमोसिन से उतरी और बाहर खड़े सभी लोग ताली बजाने लगे। वह चमक रही थी, खुश थी, उत्साहित थी। क्या आप तैयार हैं पिताजी? उसने मेरी बांह पकड़कर पूछा। तैयार मेरी बेटी। हम विवाह स्थल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। ढोल वालों ने आज मेरे यार की शादी है बजाना शुरू कर दिया। लोग तस्वीरें ले रहे थे, हर कोई मुस्कुरा रहा था। मैं अपनी बेटी के बगल में चल रहा था, खुद को दुनिया का सबसे गौरवान्वित व्यक्ति महसूस कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि कुछ घंटों में वही गौरव मेरे जीवन की सबसे बड़ी अपमान में बदल जाएगा। विवाह स्थल पर समारोह उत्तम था। जब हम अंदर गए तो आए हुए 200 लोग खड़े हो गए। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। आशा मेरे साथ उस लंबे गलियारे पर कदम दर कदम चली, जबकि मैं अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था। वह खूबसूरत, चमकती हुई एक सच्ची राजकुमारी की तरह दिख रही थी। आधे रास्ते में मैंने मेहमानों को देखने के लिए मुड़कर देखा। दाहिनी ओर आदित्य के परिवार और दोस्त थे। सभी अच्छे कपड़े पहने हुए महंगे कैमरों से तस्वीरें ले रहे थे। यह स्पष्ट था कि उनके लिए यह सामान्य था, उनके सामाजिक दायरे की एक और शादी। बाईं ओर मेरे मेहमान थे। मेरे दोस्त जोशी जी अपनी पत्नी के साथ, बाजार के कुछ व्यापारी जिन्होंने आशा को बचपन से देखा था, मेरी बहन जो भोपाल से आई थी, मेरे जीवन भर के पड़ोसी। अंतर स्पष्ट था। मेरे मेहमान असहज बेमेल दिख रहे थे, जैसे वे गलती से एक ऐसे समारोह में आ गए हों जो उनके लिए नहीं था। लेकिन उस पल में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे केवल इतना परवाह थी कि मैं वेदी तक पहुंचूं और अपनी बेटी को उस आदमी को सौंपूं जो उसे खुश करने वाला था। आदित्य वहीं खड़ा था, घबराया हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ, एक सूट पहने हुए जिसकी कीमत निश्चित रूप से मेरे पूरे कपड़ों के ढेर से भी अधिक थी। वह हैंडसम, मेरी राजकुमारी के लिए सही राजकुमार जैसा दिख रहा था। जब हम वेदी पर पहुंचे तो पंडित जी ने हमें रुकने को कहा। इस कन्या का दान कौन करता है? उन्होंने पूछा। मैंने भावना से भरी आवाज में जवाब दिया, मैंने आशा के माथे पर एक चुंबन दिया। मैंने उसका हाथ दबाया और उसे आदित्य को सौंप दिया। इसका बहुत ख्याल रखना, मैंने फुसफुसाया। बेशक हरीश जी, मैं उसका जीवन भर ख्याल रखूंगा। मैं अपनी बहन के बगल में पहली बेंच पर जाकर बैठ गया। पूरे समारोह के दौरान मैं खुशी, गर्व से रोना नहीं रोक सका। हरीश को आशा की शादी में देखकर एक अजीब सी उदासी और खुशी दोनों हो रही थी। पुजारी ने प्रेम, प्रतिबद्धता और परिवार के महत्व पर बात की। आदित्य और आशा ने कसम खाई, अंगूठियां बदलीं, और जब पुजारी ने उन्हें पति पत्नी घोषित किया तो तालियों की गड़गड़ाहट से विवाह स्थल गूंज उठा। शहनाई की धुन पर दिल दे दिया है बजने लगा। आशा ने मुड़कर मुझे देखा और हवा में एक चुंबन भेजा। उस पल मैं दुनिया का सबसे खुश आदमी था। हम चावल और फूलों की बारिश के बीच विवाह स्थल से बाहर निकले। फोटोग्राफर लगातार तस्वीरें खींच रहा था। लोग बधाई दे रहे थे। सब कुछ इतना सही था। फिर हम विवाह स्थल गए। शहर के केंद्र में एक शानदार जगह, जिसमें क्रिस्टल के झूमर, सुनहरे मेजपोश और सफेद गुलाब के फूलों के केंद्र थे। वह एक महल जैसा लग रहा था। इस जगह को किराए पर लेने में करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। ये वो पैसे थे जो मैंने कई महीनों की अतिरिक्त मेहनत से कमाए थे। मेहमान आने लगे। पहले आदित्य का परिवार, जो उस जगह को पहले से जानते थे क्योंकि वे अन्य समारोहों के लिए वहां आ चुके थे। फिर मेरे मेहमान, जो सब कुछ एक संग्रहालय की तरह देखते हुए आश्चर्यचकित चेहरों के साथ अंदर आए। मेज बिल्कुल सही ढंग से लगे थे। मेरे लिए एक विशेष मेज था, सम्मान का मेज, आदित्य के माता पिता और शादी के संरक्षकों के साथ। संजय मेहता और उनकी पत्नी उत्साह से बातें करते हुए मेज पर आए। वे मेरे सामने बैठ गए, शिष्टाचार से मुझे नमस्ते किया और व्यापार और संपत्ति के बारे में अपनी बातचीत जारी रखी। मैं वहां चुपचाप बैठा रहा, अपनी ही पार्टी में एक घुसपैठिए जैसा महसूस कर रहा था। खाना 3 कोर्स में परोसा जाने लगा। सी फूड का स्टार्टर, मांस और सब्जियों का मुख्य व्यंजन और चॉकलेट का डेजर्ट। सब कुछ शहर के सबसे महंगे शेफ द्वारा तैयार किया गया था। मैंने 10 लोगों की प्रत्येक मेज के लिए 18,000 रुपये चुकाए थे। सिर्फ खाने पर 1,80,000 रुपये खर्च हुए थे। रात के खाने के दौरान संजय मेहता ने मुझे अपने व्यापार के बारे में बताना शुरू किया। हरीश जी,
क्या आपने कभी अपने व्यापार को बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा? मेरा मतलब है, व्यापार बहुत लाभदायक हो सकता है अगर इसे ठीक से प्रबंधित किया जाए। मैंने जवाब दिया, मैं हमेशा बाजार में काम करता रहा हूं, यही मुझे करना आता है। निश्चित रूप से, संजय मेहता ने कहा, लेकिन आपके अनुभव के साथ आप एक दुकान खोल सकते हैं, कर्मचारियों को नियुक्त कर सकते हैं, पैसे को आपके लिए काम करने दे सकते हैं, बजाय इसके कि आप पैसे के लिए काम करें। उनकी पत्नी बातचीत में शामिल हो गई। दरअसल हरीश जी उन लोगों में से हैं जो सुरक्षा पसंद करते हैं, है ना? हर किसी में उद्यमी बनने का साहस नहीं होता। जिस तरह से उन्होंने कहा, हर किसी में साहस नहीं होता, मुझे बुरा लगा, जैसे कि मैं महत्वाकांक्षी न होने के लिए कायर था। मैंने जवाब दिया, मैंने हमेशा अपनी बेटी को सबसे अच्छा देने के लिए काम किया है और मुझे लगता है कि मैं सफल रहा। बेशक, संजय मेहता ने कहा, आपकी मेहनत दिखती है। यह शादी बहुत अच्छी तरह से आयोजित की गई है। खैर, आपकी स्थिति में किसी के लिए फिर से बात करने का वह तरीका जिसने मुझे छोटा महसूस कराया। रात के खाने के बाद संगीत शुरू हुआ। मैंने जिस संगीत समूह को 30,000 रुपए दिए थे, उन्होंने बजाना शुरू किया। आदित्य और आशा ने अपना पहला डांस किया। वे किसी फिल्म के जोड़े जैसे लग रहे थे। फिर मेरी बारी थी अपनी बेटी के साथ नाचने की। ये एक परंपरा थी, दुल्हन का अपने पिता के साथ आखिरी डांस। जब हम नाच रहे थे, आशा ने मेरे कान में फुसफुसाया, धन्यवाद बाबूजी, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत शादी है। ये सब तुम्हारे लिए मेरी बेटी, ये सब तुम्हारे लिए। मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं आपको इन सब का बदला चुकाऊंगी। जब आदित्य और मैं सेटल हो जाएंगे तो हम आपकी मदद करेंगे। अभी इस बारे में चिंता मत करो, बस अपने दिन का आनंद लो। हमने नाचना समाप्त किया और मैं अपनी मेज पर लौट आया। संजय मेहता मेरे पास आए। हरीश जी, कितना प्यारा डांस। यह दिख रहा है कि आशा आपसे कितना प्यार करती है। वह मेरी जिंदगी में सब कुछ है, दिखता है, और यह बहुत अच्छी बात है कि आप उसे इतनी भव्य शादी दे सके। इसमें आपको बहुत मेहनत लगी होगी, लेकिन यह इसके लायक था, है ना? उनके लहजे में कुछ ऐसा था जिससे मुझे परेशानी हुई, जैसे वह मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैंने जवाब दिया, अपनी बेटी के लिए कुछ भी। बेशक, हालांकि हम खर्चों में मदद करने के लिए तैयार थे। आखिर आशा अब हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं आपका आभारी हूं, लेकिन मैं सब कुछ संभाल सका। संजय मेहता मुस्कुराए, लेकिन वह एक दोस्ताना मुस्कान नहीं थी। वह एक ऐसी मुस्कान थी जो मुझे पसंद नहीं आई। मैं आप में इस बात की प्रशंसा करता हूं हरीश जी, अकेले सब कुछ करने की वह दृढ़ता, भले ही वह मुश्किल हो। उस पल मुझे कुछ समझ में आया। संजय मेहता ठीक से जानते थे कि मैंने उस शादी पर कितना खर्च किया था। वह जानते थे कि मैं गर्दन तक कर्ज में डूबा हुआ था और वह इसका आनंद ले रहे थे। उनके लिए मैं एक ऐसा अहंकारी आदमी था जिसने दिखावा करने के लिए खुद को वित्तीय परेशानी में डाल लिया था। लेकिन सबसे बुरा अभी बाकी था। टोस्ट का समय करीब था। रात 10 बजे समारोह के मास्टर ने माइक्रोफोन संभाला। देवियों और सज्जनों, टोस्ट का समय आ गया है। हम दूल्हा और दुल्हन के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोगों के शब्द सुनना चाहते हैं। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। हफ्तों से मैं सोच रहा था कि मैं क्या कहूंगा। उस पल में मैंने अपने दिमाग में उन शब्दों का अभ्यास किया था जो मैं अपनी बेटी को उन सभी लोगों के सामने समर्पित करने जा रहा था। मैं इस बारे में बात करने वाला था कि मैं उस पर कितना गर्व करता था। उसकी मां के मरने के बाद हमने एक साथ जो कुछ भी अनुभव किया था, कि कैसे वह मेरी संगिनी रही थी, मेरी खुशी, मेरे जीने का कारण। मैं बताने वाला था कि कैसे मैंने दिन रात एक करके उसे सब कुछ दिया ताकि वह पढ़ सके, ताकि उसे कभी किसी चीज की कमी न हो। मैं कहने वाला था कि वह सारा त्याग सफल हो गया था क्योंकि मैं उसे खुश देख रहा था। हम वर वधू के माता पिता से शुरू करेंगे, सूत्रधार ने कहा। माता पिता ने आदित्य और आशा के बारे में, प्यार के बारे में, नवदंपत्ति के लिए खुशी की कामना करते हुए कुछ सुंदर शब्द कहे। अब हम दूल्हे के माता पिता की बातें सुनेंगे, सूत्रधार ने आगे कहा। संजय मेहता उठे, माइक्रोफोन लिया और विवाह स्थल के केंद्र की ओर चले। वह सहज आत्मविश्वासी दिख रहे थे, जैसे कोई सार्वजनिक रूप से बोलने का आदी हो। शुभ रात्रि, उन्होंने स्पष्ट और दमदार आवाज में शुरू किया। आदित्य हमेशा हमारा गौरव रहा है। बचपन से ही उसने बुद्धिमान, मेहनती और जिम्मेदार होने का प्रमाण दिया। आज वह एक खूबसूरत और अद्भुत महिला के साथ अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू कर रहा है। उन्होंने आदित्य, परिवार और नवविवाहितों के लिए एक उज्जवल भविष्य के बारे में 5 मिनट तक बात की। संजय मेहता ने यह कहकर समाप्त किया, तुम्हें हमारा बिना शर्त समर्थन है। हम जानते हैं कि तुम आशा का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे और साथ मिलकर एक समृद्ध और खुशहाल परिवार बनाओगे। चीयर्स! सभी ने तालियां बजाईं। संजय मेहता अपने भाषण से बहुत संतुष्ट होकर अपनी जगह पर लौट आए। अब
सूत्रधार ने कहा, हम दुल्हन के पिता हरीश जी के शब्द सुनेंगे। वह मेरा क्षण था। मैं अपनी कुर्सी से उठा। मैंने महसूस किया कि सभी निगाहें मुझ पर थीं। 200 लोग यह सुनने का इंतजार कर रहे थे कि मुझे क्या कहना था। मैं माइक्रोफोन लेने के लिए सूत्रधार की ओर चला। मेरे हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन मैं उत्साहित महसूस कर रहा था, उस महत्वपूर्ण क्षण के लिए तैयार। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। रुको! सम्मान की मेज से एक आवाज आई। वह आशा थी। वह अपने स्थान से एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ उठ खड़ी हुई थी। माफ कीजिएगा, उसने कहा, लेकिन मेरे पिताजी के बोलने से पहले मैं कुछ शब्द कहना चाहती हूं। सूत्रधार भ्रमित दिख रहा था। यह कार्यक्रम में नहीं था, लेकिन उसने माइक्रोफोन आशा को दे दिया। मेरी बेटी विवाह स्थल के केंद्र की ओर चली। अपने सफेद लहंगे में खूबसूरत लग रही थी। विवाह स्थल की सभी रोशनी उसे एक सितारे की तरह रोशन कर रही थी। सभी को शुभ रात्रि, उसने कहना शुरू किया। मैं इतनी खुश हूं कि आप सभी आज इस खास दिन पर मेरे साथ हैं। मैं वहीं खड़ा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। अपनी बच्ची को इतनी आत्मविश्वास से बात करते देखकर गर्व महसूस कर रहा था। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने इस अद्भुत शाम को संभव बनाया, उसने आगे कहा। मैं अपना नाम सुनने के लिए सीधा खड़ा हो गया। आखिर इस शाम को और किसने संभव बनाया था? किसने इस समारोह के हर पैसे का भुगतान किया था? मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूं, आशा ने स्पष्ट और दमदार आवाज में कहा, मेरे ससुर संजय मेहता को इस शानदार दावत के लिए। विवाह स्थल में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। मुझे लगा जैसे मेरे पेट में घूंसा मारा गया हो, जैसे जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई हो। 200 लोग मुझे देखने लगे, कुछ भ्रमित चेहरे के साथ, कुछ दयालु चेहरे के साथ, कुछ बस स्थिति से असहज। मेरे मित्र जो पास की मेज पर बैठे थे मुझे डरावने चेहरे से देख रहे थे। बाजार के व्यापारी जो शादी में आए थे भ्रमित और नाराज दिख रहे थे। मेरी बहन का मुंह खुला हुआ था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना था। लेकिन मैं स्तब्ध रह गया। मैं हिल नहीं सका, बोल नहीं सका, प्रतिक्रिया नहीं दे सका। आशा संजय मेहता की मेज की ओर मुड़कर आगे कहती रही, धन्यवाद इतनी उदार, इतनी सुरुचिपूर्ण, इतनी खास होने के लिए। यह शादी आपके कारण एक सपना सच हुई है। संजय मेहता अपनी जगह से मुस्कुराते हुए उठे, जैसे वह इस पल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने आशा की ओर शैंपेन का गिलास उठाया। ये मेरे लिए खुशी की बात है प्रिय आशा। हमारे लिए तुम बेटी जैसी हो और तुम एक ऐसी भव्य दावत की हकदार थी। सभी ने तालियां बजाईं, लेकिन मैं जानता था कि कई तालियां असहज, भ्रमित थीं, क्योंकि आधे मेहमानों को सच्चाई पता थी। आशा ने कुछ और मिनटों तक बात की, अन्य लोगों को धन्यवाद दिया, अपनी खुशी, आदित्य के साथ अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में बात की। लेकिन मैं अब कुछ नहीं सुन रहा था। मेरे दिमाग में केवल वे शब्द गूंज रहे थे, मेरे ससुर संजय मेहता को इस शानदार दावत के लिए धन्यवाद। मेरी अपनी बेटी, मेरी राजकुमारी, जिस बच्ची को मैंने 15 साल तक अकेले पाला था, जिस लड़की के लिए मैंने दिन रात काम किया था, जिसके लिए मैं गर्दन तक कर्ज में डूब गया था, जिसके लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया था, उसने अपनी ही शादी की कहानी से मुझे मिटा दिया था। 200 लोगों के सामने उसने तय कर लिया था कि इस सारे त्याग का श्रेय किसी और आदमी को मिलेगा, एक आदमी जिसने इस समारोह का एक पैसा भी नहीं दिया था। जब आशा ने अपना भाषण समाप्त किया तो वह अपनी मेज पर लौट गई। सूत्रधार ने फिर से माइक्रोफोन लिया। बहुत अच्छे, उसने कहा, अब हम दुल्हन के पिता के शब्द सुनेंगे। मैं वहीं विवाह स्थल के बीच में खड़ा रहा, उन सभी निगाहों के साथ मुझ पर, कुछ दयालुता की, कुछ भ्रम की, कुछ शर्मिंदगी की। सूत्रधार ने मुझे माइक्रोफोन बढ़ाया, लेकिन मेरे पास कहने के लिए अब कुछ नहीं था। मैं क्या कहने वाला था कि मैंने उस विवाह का हर एक पैसा चुकाया था। मैंने अपनी बेटी को वो शाही दिन देने के लिए RS 4 करोड़ का कर्ज लिया था। महीनों तक एक गुलाम की तरह मेहनत की थी ताकि उसे वो सब मिल सके जो वो चाहती थी। मैं अपनी बेटी की अपनी ही शादी में उसे टोकने वाला एक कड़वा पिता बन जाता। मैंने माइक उठा लिया। पूरा हॉल खामोश इंतजार कर रहा था और तभी मैंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। मैंने माइक उठाया और उन सभी लोगों की ओर देखा जो मेरे शब्द सुनने का इंतजार कर रहे थे। एक पल के लिए बस खामोशी थी, एक भारी असहज खामोशी जो हम सब पर एक बोझ की तरह महसूस हो रही थी। मेरे पास नाराज होने के RS 4 करोड़ कारण थे, अपनी बेटी पर चिल्लाने के RS 4 करोड़ कारण कि वो कितनी अकृतज्ञ है। मेरे पास वहां खड़े होकर सारी सच्चाई बताने के RS 4 करोड़ कारण थे। लेकिन जब मैंने उसे अपनी मेज पर सफेद जोड़े में चमकते हुए चेहरे पर उस खुश मुस्कान के साथ देखा तो मैं ऐसा नहीं कर पाया। वो मेरी बच्ची थी, उसका खास दिन था, उसकी शादी थी। शुभ संध्या,
मैंने आखिरकार सबसे शांत आवाज में कहा जो मैं निकाल पाया। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मुझे आशा पर बहुत गर्व है। वो हमेशा मेरा सबसे अनमोल खजाना रहेगी और मैं उसे उसके नए जीवन में दुनिया की सारी खुशियां चाहता हूं। मैंने एक पल के लिए रुक गया। सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि मैं कुछ और कहूं, शिकायत करूं, जो हुआ था उसे ठीक करूं। आदित्य, मैंने सीधे दूल्हे की ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हें अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण महिला सौंपता हूं। उसकी देखभाल करना, उसका सम्मान करना और कभी मत भूलना कि वो कहां से आती है। वो आखिरी वाक्य मैंने सीधे आशा की ओर देखते हुए कहा। उसने एक पल के लिए अपनी नजरें झुकाईं, लेकिन फिर से मुस्कुराने लगी। ईश्वर आप दोनों को आशीर्वाद दें। शुभकामनाएं। मैंने माइक समारोह के मेजबान को वापस कर दिया और अपनी मेज पर वापस चला गया, लेकिन मैं बैठा नहीं। इसके बजाय मैं अपनी बहन के पास गया। मैं जा रहा हूं, मैंने उसके कान में फुसफुसाया। क्या मतलब तुम जा रहे हो? ये तुम्हारी बेटी की शादी है। मेरा अब यहां कोई काम नहीं है। मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हरीश, कोई मूर्खता मत करो। पार्टी खत्म होने तक रुक जाओ। मैं नहीं रुक सकता, मैंने कहा। नहीं, जो हुआ उसके बाद नहीं। मैं उस मेज की ओर बढ़ा जहां मेरे दोस्त अशोक बैठे थे। दोस्त, मैंने कहा, मैं जा रहा हूं। आने के लिए धन्यवाद। अशोक अपनी कुर्सी से उठ गए। दोस्त, ऐसे मत जाओ। आशा से बात करो। निश्चित रूप से यह एक गलतफहमी थी। गलतफहमी? मैंने कहा। क्या तुम्हें लगता है कि यह एक गलतफहमी थी कि उसने उस पार्टी के लिए संजय मेहता जी को धन्यवाद दिया जिसका भुगतान मैंने किया था? अशोक नहीं जानता था कि क्या जवाब दे, क्योंकि उसे पता था कि मैं सही था। मैं हॉल के बाहर निकलने की ओर चला गया। कुछ मेहमानों ने मेरी ओर देखा, लेकिन मैं सीधे दरवाजे की ओर बढ़ता रहा। बाहर निकलने से पहले मैंने सम्मान की मेज की ओर आखिरी बार देखा। आशा आदित्य और उसके सास ससुर के साथ जोर जोर से बातें कर रही थी। वो हंस रही थी। वो खुश लग रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे उसका पिता अपनी ही शादी से टूटा हुआ ना निकला हो। मैं हॉल से निकला और अपनी पुरानी कार में बैठ गया। मैं कुछ मिनटों तक वहीं बैठा रहा, जो हुआ था उसे समझने की कोशिश कर रहा था। मेरा फोन बजना शुरू हो गया। वो आशा थी। मैंने जवाब नहीं दिया। फिर से बजा। फिर से आशा। मैंने जवाब नहीं दिया। तीसरी घंटी पर मैंने जवाब दिया। पापा, तुम कहां हो? मैं चला गया। क्या मतलब तुम चले गए? ये मेरी शादी है। मेरा अब वहां कोई काम नहीं है। आशा। पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम नाराज हो? क्या मैं नाराज हूं? जैसे तुम्हें पता ही ना हो। क्यों? आशा, 1 घंटे पहले तुमने अपने ससुर को उस पार्टी के लिए धन्यवाद दिया जिसका भुगतान मैंने किया था। RS 4 करोड़ जिसका भुगतान मैंने किया था, सिर्फ मैंने। वह एक पल के लिए चुप हो गई। पापा, मैं नहीं। आशा, कोई बहाना नहीं चलेगा। आज मुझे कुछ ऐसा समझ आया जो मुझे बहुत पहले समझ लेना चाहिए था। क्या पापा? कि मैं अब तुम्हारा असली परिवार नहीं हूं, कि जो अमीर परिवार तुम हमेशा से चाहती थी वो वे हैं, मैं नहीं। पापा, ये सच नहीं है। आशा, अपनी शादी का आनंद लो। अपने नए जीवन का आनंद लो। उन सभी चीजों का आनंद लो जो उन्होंने तुम्हें दी। क्षमा करें, जो तुम्हारे ससुर ने तुम्हें दी। मैंने फोन काट दिया। मैं सीने में एक ऐसे दर्द के साथ घर वापस चला गया जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह शारीरिक दर्द नहीं था, यह कुछ बुरा था। यह मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को खोने का एहसास था। मैं अपने खाली घर पहुंचा। एक घर जो 15 सालों में पहली बार वास्तव में अकेला रहने वाला था। आशा अब वापस नहीं आएगी। उसका नया जीवन, उसका नया परिवार था। मैं रसोई में बैठ गया, उस मेज पर जहां हमने उस सुबह एक साथ नाश्ता किया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि तब से बस कुछ ही घंटे बीते थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी और जीवन में हुआ था। मेरा फोन रात भर बजता रहा। आशा, मेरी बहन, मेरे दोस्त अशोक, लेकिन मैंने किसी का जवाब नहीं दिया। अगली सुबह मैं लिविंग रूम के सोफे पर उठा। मैं वहीं सो गया था, अभी भी सूट पहने हुए था। मेरे पास लगभग 20 मिस्ड कॉल और कई संदेश थे। पहला संदेश आशा का था। पापा, हमें बात करनी है। जो कल हुआ वो एक गलतफहमी थी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं। दूसरा मेरी बहन का था। भाई, मुझे फोन करो। आशा बहुत चिंतित है। तीसरा आदित्य का था। हरीश जी, जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है। आशा आपसे बात करना चाहती है। मैंने बिना जवाब दिए सभी संदेश हटा दिए। उस सुबह मैंने एक फैसला लिया। मैं नहाया, कपड़े बदले और सामान्य दिन की तरह बाजार चला गया। मुझे काम करना था, मुझे कर्ज चुकाने थे। उसे चुकाने के लिए RS 4 करोड़, जिसे चुकाने में सालों लग जाते। जब मैं अपने ठेले पर पहुंचा तो कई व्यापारी मेरे पास आए। हरीश जी, शादी कैसी रही? मैंने जवाब दिया, अच्छी, सब कुछ ठीक रहा। मैं उन्हें यह नहीं बताने वाला था कि क्या हुआ था।
मैं उन्हें मुझ पर तरस खाने का मौका नहीं देने वाला था। और मेरी बच्ची बहुत सुंदर लग रही थी, एक राजकुमारी जैसी। उस पूरे हफ्ते आशा मुझे बार बार फोन करती रही, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। वह 2 बार घर भी आई, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। उस हफ्ते के शुक्रवार को मेरा मित्र कैलाश मुझसे बाजार में मिलने आया। कैलाश, आशा मेरे घर आई थी। वह बहुत परेशान है, कहती है कि उसे आपसे बात करनी है। तो उनसे बात करने जाए, उनके नए परिवार के साथ, जिनकी वह सच में परवाह करती है। कैलाश, इतने अहंकारी मत बनो, वह तुम्हारी बेटी है। मेरी बेटी? मैंने कहा। मेरी बेटी अपनी शादी के दिन मर गई, और पहली बार मैंने यह बात पूरी गंभीरता से कही। 6 महीने बीत गए। 6 महीने जिनमें मुझे आशा के बारे में कुछ पता नहीं चला। 6 महीने जिनमें मैं अपनी जिंदगी ऐसे जिया जैसे मेरी कोई बेटी कभी थी ही नहीं। मैं हर दिन सुबह 4 बजे उठता था, बाजार जाता था, सूरज निकलने से पहले से सूरज डूबने तक काम करता था, अपने खाली घर लौटता, अकेले रात का खाना खाता, टीवी देखते हुए सो जाता। पहले कुछ दिन सबसे कठिन थे। घर पहुंचता और उम्मीद करता कि उसकी आवाज़ सुनाई देगी, नमस्ते पिताजी, उसके कमरे से, या उसे रसोई में हमारे लिए कुछ रात का खाना बनाते हुए पाता। लेकिन घर हमेशा खामोश रहता था। इन महीनों के दौरान कई लोगों ने मुझे उससे बात करने के लिए समझाने की कोशिश की। मेरी बहन हर हफ्ते मुझे फ़ोन करती, हरीश, उसे माफ़ कर दो, वह तुम्हारी इकलौती बेटी है। मेरा मित्र कैलाश जोर देता रहता, मित्र, बच्चे गलतियां करते हैं, लेकिन वे फिर भी हमारे बच्चे होते हैं। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी, जिन्हें पता चल गया था कि क्या हुआ था, उन्होंने भी मुझे एक रविवार को रोका। हरीश जी, क्षमा किसी भी परिवार की नींव है, लेकिन मैं माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था। जो कुछ हुआ था उसके बाद नहीं। यह सिर्फ पैसा नहीं था। बेशक मुझे दुख था कि मैंने अपनी जीवन भर की बचत खो दी थी। बेशक मुझे दुख था कि उस शादी के लिए जो कर्ज मैंने लिया था, उसे चुकाने के लिए मुझे 2 गुना काम करना पड़ रहा था। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दुख धोखे का था, अपमान का, इस बात का कि मेरी अपनी बेटी ने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कहानी से मुझे मिटाने का फैसला किया था। उन 6 महीनों के दौरान मैंने धीरे धीरे कर्ज चुकाया। मैंने अपने मित्र कैलाश को पैसे दिए, मैंने ऊंची ब्याज दर वाले साहूकार को भी चुकाया, हालांकि इससे मैं लगभग टूट गया था। मैंने घर की कुछ चीजें बेच दी जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं थी। जिंदगी चलती रही, लेकिन वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। एक मंगलवार की शाम जब मैं अपने ठेले पर सब्जियां व्यवस्थित कर रहा था, मैंने एक महिला को दूर से आते देखा। जब वह करीब आई तो मुझे एहसास हुआ कि वह कौन थी। वह आशा थी। वह अलग दिख रही थी, पतली हो गई थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे उसने लंबे समय से ठीक से नींद नहीं ली थी। वह सजी धजी थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह घबराई हुई थी। वह मेरे ठेले के सामने खड़ी हो गई, लेकिन मैं ऐसे ही सब्जियां जमाता रहा जैसे मैंने उसे देखा ही ना हो। नमस्ते पिताजी, मैंने जवाब नहीं दिया। पिताजी, मुझे आपसे बात करनी है, मैंने फिर भी जवाब नहीं दिया। बाजार के अन्य व्यापारी हमें देखने लगे, यह जानने के लिए उत्सुक कि क्या हो रहा था। कृपया पिताजी, बस 5 मिनट। आखिरकार मैंने ऊपर देखा और उसे देखा। क्या चाहिए? मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूं। माफी? किस लिए? क्या अपने ससुर को उस पार्टी के लिए धन्यवाद देने के लिए जिसका भुगतान मैंने किया था, या अपनी ही शादी में मुझे ऐसे मानने के लिए जैसे मैं मौजूद ही नहीं था? उसकी आंखों में आंसू भर आए। पिताजी, मैं जानती हूं कि मैंने जो किया वह गलत था, लेकिन मेरी नीयत बुरी नहीं थी। तो फिर क्या नीयत थी? असल में मैं घबराई हुई थी और संजय अंकल पूरे हफ्ते यह डींग हाँक रहे थे कि वह सब कुछ संभालेंगे। और मैंने सोचा कि तुमने सोचा कि अपने नए अमीर परिवार को खुश करना ज्यादा आसान था बजाय अपने गरीब पिताजी के त्याग को पहचानने के। यह सच नहीं है। तो फिर क्यों? आशा, क्योंकि तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल में तुमने तय किया कि मैं मौजूद ही नहीं था। वह कुछ देर चुप रही, फिर उसने आह भरी, क्योंकि मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इन शब्दों से मुझे शादी में हुई हर चीज से ज्यादा चोट लगी। किस बात की शर्मिंदगी? कि आदित्य के पूरे परिवार को पता चलता कि मेरे पिताजी मेरी शादी के लिए कर्ज में डूब गए थे। शर्मिंदगी कि वे सोचते कि हम गरीब थे, कि हमारे पास पैसे नहीं थे, कि हम उनके स्तर के नहीं थे। और तुमने यह सोचना बेहतर समझा कि संजय अंकल ने सब कुछ चुकाया था। हाँ, मैंने वही बेहतर समझा। कम से कम वह ईमानदार थी। मुझे यह मानना पड़ा। ठीक है, मैंने कहा, तो तुम्हें वह मिल गया जो तुम चाहती थी। तुम्हें एक अमीर परिवार मिल गया है। तुम्हें अब अपने गरीब पिताजी से शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। पिताजी, ऐसा मत कहो, क्योंकि यह सच नहीं है। तुमने अभी अभी खुद ही पुष्टि की है। आशा रोने लगी। पिताजी,
मैंने एक गलती की, एक भयानक गलती, लेकिन मैं फिर भी आपकी बेटी हूं। नहीं आशा, मेरी बेटी अपनी शादी के दिन मर गई। जो यहां खड़ी है वह कोई और व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे मैं नहीं जानता। पिताजी, कृपया। आशा, तुम क्यों आई? ताकि तुम्हें खुद के बारे में अच्छा महसूस हो, ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं और तुम शांति से अपनी जिंदगी जी सको। मैं इसलिए आई क्योंकि मैं आपको याद करती हूं, क्योंकि ये 6 महीने मेरे जीवन के सबसे बुरे रहे हैं। तुम्हारा अमीर पति, तुम्हारा नया ठाट बाट वाला परिवार, तुम्हारा यूरोप का हनीमून, इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो। तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। मैं मुड़ा और अपने ठेले के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन आशा मेरे पीछे आ गई। बाबूजी, मुझे क्या करना होगा ताकि आप मुझे माफ कर दें? मैं उसकी ओर मुड़ा। तुम जानना चाहती हो कि तुम क्या कर सकती हो? हाँ, तुम जा सकती हो। तुम अपने पति और अपने नए परिवार के पास लौट सकती हो और मुझे अकेला छोड़ सकती हो। बाबूजी, नहीं। आशा, अब बहुत हो चुका है। तुमने पहले ही चुन लिया है। अपनी शादी के दिन तुमने चुनाव किया था और अब तुम्हें उस चुनाव के साथ जीना होगा। पर मैं आपसे प्यार करती हूं बाबूजी। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती तो मुझे इतने लोगों के सामने इस तरह जलील न करती। आशा वहीं खड़ी रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि और क्या कहे। जाओ आशा, हमारे पास अब बात करने के लिए कुछ नहीं है। आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे? मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा। शायद कभी, लेकिन वह दिन आज नहीं है और वह दिन जल्द नहीं आने वाला। आशा ने सिर हिलाया, अपने आंसू पोंछे और चली गई। मैंने उसे बाजार के ठेलों के बीच दूर जाते देखा और एक पल के लिए मेरा मन किया कि मैं उसके पीछे भागूं, उसे गले लगाऊं, उसे बताऊं कि मैंने उसे माफ कर दिया है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैंने उन 6 महीनों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी थी। इज्जत भीख में नहीं मिलती, इज्जत कमाई जाती है, और एक बार जब इज्जत खो जाती है तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। मेरी बेटी को यह सबक सीखना था और मुझे उसे यह सिखाना था, भले ही मेरे दिल को कितना भी दर्द हो। 1 और साल बीत गया। उस बाजार वाली बातचीत को पूरा 1 साल हो गया। 1 साल जिसमें मुझे आशा के बारे में कुछ पता नहीं चला और मैंने भी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। मेरी जिंदगी अपनी दिनचर्या पर चलती रही। काम घर, काम घर। रविवार को मैं मंदिर जाता, अपने दोस्त संजय के साथ बातें करता, टीवी पर कोई फिल्म देखता। यह एक सादा लेकिन शांत जीवन था। एक ऐसा जीवन जिसमें कोई धोखा नहीं, कोई अपमान नहीं, कोई निराशा नहीं थी। कर्ज लगभग सारे चुक गए थे। यह बहुत मुश्किल रहा था। सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक काम करना, ज्यादा बेचना, कम खर्च करना, न्यूनतम में जीना। लेकिन मैंने यह कर दिखाया था। जल्द ही मैं उस वित्तीय बोझ से मुक्त होने वाला था जो मैंने उस शादी की वजह से उठाया था, जिसने मुझसे मेरी बेटी छीन ली थी। एक शुक्रवार दोपहर जब मैं अपनी दुकान बंद कर रहा था, मेरा दोस्त संजय दौड़ता हुआ आया। दोस्त, मुझे आपसे बात करनी है। क्या हुआ दोस्त? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। यह आशा के बारे में है। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई, लेकिन मैंने शांत रहने की कोशिश की। आशा को जो भी होता है उससे मेरा क्या लेना देना? दोस्त, वह अस्पताल में है। ये शब्द मुझे बिजली की तरह लगे। चाहे मैं उससे कितना भी गुस्सा क्यों न था, वह मेरी अपनी थी। उसे क्या हुआ? उसका एक्सीडेंट हो गया। एक कार ने लाल बत्ती पार की और उसकी गाड़ी से टकरा गई। वह गंभीर है दोस्त, बहुत गंभीर। बिना सोचे समझे मैंने अपना ठेला बंद किया, संजय की गाड़ी में बैठा और हम अस्पताल चले गए। पूरे रास्ते मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। भले ही मैंने कहा था कि मेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है। ऐसे पलों में इंसान को एहसास होता है कि कुछ चीजें गुस्से से मिटाई नहीं जा सकती। हम अस्पताल पहुंचे और इमरजेंसी रूम की तरफ भागे। वहां आदित्य एक कुर्सी पर सिर झुकाए बैठा था। जब उसने मुझे आते देखा तो वह तुरंत खड़ा हो गया। हरीश जी, आने के लिए धन्यवाद। वह कैसी है? डॉक्टर कहते हैं कि वह स्थिर है, लेकिन अगले कुछ घंटे गंभीर हैं। उसे कई पसलियां टूटी हैं, सिर में गहरी चोट लगी है और अंदरूनी रक्तस्राव है। मैं अस्पताल की उन असहज कुर्सियों में से एक पर बैठ गया और जो कुछ हो रहा था उसे समझने की कोशिश करने लगा। आदित्य मेरे बगल में बैठ गया। हरीश जी, आशा आपकी बात करती है, हर दिन कहती है कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। मैं यहां उस बारे में बात करने नहीं आया हूं आदित्य। मैं उसकी सेहत के लिए आया हूं। मैं जानता हूं, लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि उसने शादी में जो हुआ उसे कभी माफ नहीं किया। वह इतने समय से पीड़ित है। इससे कुछ नहीं बदलता। हरीश जी, क्या मैं आपको कुछ बता सकता हूं जो शायद आपको नहीं पता?
मैंने उसे बिना जवाब दिए देखा, लेकिन वह बोलता रहा। 1 साल पहले जब मेरे पिताजी को पता चला कि आपने पूरी शादी का खर्च उठाया था, तो वह आशा पर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने उसे डांटा, कहा कि उसने उन्हें शर्मिंदा किया है, कि उसने झूठ बोला था कि किसने सारा खर्च उठाया था। मेरा परिवार तब से उससे वैसा व्यवहार नहीं करता। यह मुझे उम्मीद नहीं थी। उन्हें कैसे पता चला? क्योंकि आशा ने उन्हें बताया। जब आपने हफ्तों तक उसके फोन का जवाब नहीं दिया, तो उसने मेरे पिताजी को सारी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि आपने कर्ज लिया था, कि आपने उसे वह शादी देने के लिए गुलामों की तरह काम किया था, और वह कितनी एहसान फरामोश थी। मैं उस जानकारी को संसाधित करते हुए चुप रहा। और उसने यह सब उन्हें क्यों बताया? क्योंकि वह अब झूठ के साथ नहीं जी सकती थी, क्योंकि वह दोषी महसूस कर रही थी, क्योंकि वह चाहती थी कि मेरा परिवार सच्चाई जाने, भले ही इसका मतलब था कि वे उससे अलग व्यवहार करेंगे। उसी पल डॉक्टर आया। आशा मोरालेस का परिवार। हाँ, आदित्य और मैंने एक साथ जवाब दिया। आप उसे देखने जा सकते हैं। वह जागी हुई है, लेकिन कमजोर है। उसे ज्यादा हिलाइए मत। हम कमरे में दाखिल हुए। आशा कई मशीनों से जुड़ी हुई थी। उसके सिर पर पट्टियां बंधी थीं। वह पीली और कमजोर लग रही थी। जब उसने मुझे अंदर आते देखा तो उसकी आंखें भर आईं। बाबूजी। आह, कैसा महसूस कर रही हो? मुझे सब कुछ दर्द कर रहा है, पर मैं ठीक हूं। आने के लिए शुक्रिया। मैं और कुछ कर भी नहीं सकता था। हम वहीं खड़े रहे। कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। कहने को बहुत कुछ था, पर साथ ही कहने को कुछ भी नहीं। बाबूजी, क्या आप मुझे माफ कर देंगे? मैंने उसे कुछ देर तक देखा। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी यह लड़की वह नहीं थी जिसने मुझे अपनी शादी में शर्मिंदा किया था। वह अलग लग रही थी, ज्यादा समझदार, ज्यादा विनम्र। आशा, माफी से जो हुआ वह मिटता नहीं, मैं जानती हूं। और न ही इसका मतलब है कि चीजें पहले जैसी हो जाएंगी। मैं जानती हूं, लेकिन तुम मेरी बेटी हो, और मैं चाहे जितना भी तुमसे नाराज रहूं, जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वह रोने लगी। बाबूजी, ये 2 साल भयानक रहे हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब मुझे अपने किए पर पछतावा न हो। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब मैं उन सब बलिदानों के बारे में न सोचूं जो आपने मेरे लिए किए, और मैंने आपको कैसे चुकाया। और तुमने इससे क्या सीखा? मैंने सीखा कि पैसा परिवार नहीं बनाता, कि शालीनता दुकानों में नहीं खरीदी जाती, कि जो लोग तुम्हें सच्चा प्यार करते हैं वे तुम्हारे लिए बलिदान करते हैं, न कि वे जो मदद करने का दिखावा करते हैं। और क्या, कि मेरे बाबूजी मेरे जानने वाले सबसे नेक इंसान हैं, और मैं उन्हें शर्मिंदा करके मूर्ख थी। 2 साल में पहली बार मुझे लगा कि मेरी बेटी ने सबक सीख लिया है। आशा, तुम ठीक हो जाओगी। तुम यहां से निकलोगी और अपनी जिंदगी आगे बढ़ाओगी, और तुम धीरे धीरे मेरी जिंदगी में फिर से आ जाओगी। देखते हैं। शुक्रिया बाबूजी। 3 हफ्ते बाद आशा अस्पताल से घर आ गई। उस दिन मैं उसे लेने गया, इसलिए नहीं कि सब कुछ माफ हो गया था, बल्कि इसलिए कि यह सही था। उसके घर के रास्ते में उसने मुझे बताया कि उसने शिक्षिका बनने की पढ़ाई करने का फैसला किया है। वह काम करना चाहती है, आत्मनिर्भर बनना चाहती है, किसी के पैसे पर निर्भर नहीं रहना चाहती। आप जानते हैं मैंने यह क्यों तय किया बाबूजी? नहीं, क्योंकि मैं आपकी तरह बनना चाहती हूं, मेहनती, ईमानदार। हम उसके घर पहुंचे और गाड़ी से उतरने से पहले उसने कहा, बाबूजी, मुझे पता है कि मैंने आपको नीचा दिखाया, मुझे पता है कि मैंने आपको दुख पहुंचाया, और मुझे पता है कि शायद आप मुझे कभी पूरी तरह से माफ नहीं करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप एक बात जान लें। इस दुनिया में मैं जिस आदमी की सबसे ज्यादा तारीफ करती हूं वह आप हैं, और अगर कभी मेरे बच्चे हुए तो मैं उन्हें उनके दादाजी के बारे में बताऊंगी, उस आदमी के बारे में जिसने अपनी बेटी के लिए सब कुछ त्याग दिया और उसे सिखाया कि गरिमा दुनिया के सारे पैसे से ज्यादा कीमती है। तभी मुझे पता चला कि मेरी बेटी वापस आ गई थी। वह RS4 करोड़ की शादी चाहने वाली जिद्दी राजकुमारी नहीं थी। मेरी बेटी, जिसे मैंने मूल्यों, विनम्रता और प्यार के साथ पाला था। और आप जानते हैं क्या, जो कुछ भी मैंने सहा, सभी धोखे और दर्द के बाद, मैं एक बात कह सकता हूं, सबक इसके लायक था। क्योंकि कभी कभी किसी को यह समझने के लिए कि उसके पास क्या है, उसे पहले उसे खोना पड़ता है। मेरी बेटी को अपने बाबूजी को खोना पड़ा ताकि वह समझ सके कि जीवन में वास्तव में क्या मायने रखता है। अब आप मुझे बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या आप जल्दी माफ कर देते या इतने ही सख्त होते? और मुझे यह भी बताइए, आप इस समय किस शहर से मुझे सुन रहे हैं?